नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे तक देश दुनिया की तमाम खबरों पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला। पीडीएस के तहत पोषण युक्त चावल के वितरण को दी मंजूरी। अटल नवाचार मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने को हरी झंडी। 126 साल पुराने मुल्लार पेरियार बांध की सुरक्षा पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने निगरानी कमेटी को दिए और अधिकार। कहा, एनडीएसए के गठन तक निगरानी समिति करेगी कार्यों का निर्वहन। 11वीं बार रिजर्व बैंक ने रेपो दर को लगातार रखा स्थिर, घटाया जीडीपी का अनुमान। फैसले से शेयर बाजार में रौनक। कर्ज संग्रह बीते वित्त साल में रिकॉर्ड 27 लाख करोड़ के पार। पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल के बीच आतंकी सरगना हाफिज सईद पर कसा शिकंजा। एंटी टेरर कोर्ट ने 2 मामलों में सुनाई 32 साल की सजा, 3,40,000 रुपए का जुर्माना। और यूक्रेन में रेलवे स्टेशन पर हमले में 30 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल। कीव के लिए ऑस्ट्रेलिया से पहला बुशमास्टर बख्तरबंद वाहन रवाना। मानवाधिकार परिषद से निलंबित रूस। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान मद में पहली किस्त के रूप में 7,183 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह अनुदान आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को जारी किया गया है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर उनके वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बहस पूरी कर ली। अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 10 अप्रैल से निजी टीकाकरण केंद्रों में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीके की एहतियाती खुराक उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की है। 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे सभी लोग जिन्हें टीके की दूसरी खुराक लगवाए 9 महीने हो गए हैं, वो एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। योजना की शुरुआत से अब तक 18,60,000 करोड़ रुपए के 34 करोड़ 42 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 68% ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने 8 अप्रैल 2015 को इस योजना का शुभारंभ किया था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कटरा कस्बे में नवरात्र के शुरुआती 6 दिनों में 1.76 लाख से अधिक तीर्थयात्री प्रसिद्ध वैष्णो देवी गुफा के दर्शन कर चुके हैं। पिछले 6 दिनों में 1,76,174 तीर्थयात्रियों ने आधार शिविर से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर स्थित मंदिर में दर्शन किए। अमेरिका में प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने परिवार और रोजगार आधारित करीब 3,80,000 उपयुक्त वीजा को रद्द करने के लिए कांग्रेस में विधेयक पेश किया है, ताकि ग्रीन कार्ड के लिए भारी संख्या में इंतजार कर रहे लोगों को मौका मिल सके। खासतौर से भारत और चीन से आने वाले इमिग्रेंट्स को ग्रीन कार्ड वीजा मिल सके। जापान ने यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अपने देश से 8 रूसी राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। जापानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उप विदेश मंत्री ताइको मोरी ने रूसी राजदूत मिखाइल गालुजिन को इस बारे में सूचित किया था। इजराइल में गोलीबारी करके फरार हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है। पुलिस ने वेस्ट बैंक के हमलावर राद फाती जायदान को जाफा इलाके में ढेर कर दिया। गुरुवार को बंदूकधारी ने मध्य तेल अवीव के डिजेनगोव स्ट्रीट के एक भीड़भाड़ वाले रेस्टोरेंट में गोलीबारी की थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 10 लोग घायल हो गए थे और घायलों में 4 की हालत नाजुक है। सुनचियान में कोरिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु महिलाओं की एकल स्पर्धा और किदाम्बी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में किदाम्बी श्रीकांत ने कोरिया के वान हो सो को 21-12, 18-21, 21-12 से हराया। महिला सिंगल क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन को 21-10 और 21-16 से हराया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने
FIH जूनियर विश्व में अपना अजेय क्रम जारी रखते हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 3-0 से शिकस्त दी। यह सिर्फ दूसरी बार है जब भारत इस टूर्नामेंट के अंतिम 4 में पहुंचा है। और अब खबरें विस्तार से। देश में कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी सरकारी योजनाओं में अतिरिक्त पोषण युक्त चावल यानी फोर्टिफाइड राइस का वितरण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इसमें PDS के तहत मिलने वाले चावल को पोषण युक्त बनाकर देने का निर्णय लिया गया। फोर्टिफाइड राइस का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य योजनाओं के तहत 3 चरणों में लागू किया जाएगा। वर्ष 2024 तक चरणबद्ध तरीके से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। इस पर सालाना 2,700 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि फोर्टिफाइड राइस की आपूर्ति और वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम और राज्यों की एजेंसियों ने पहले ही 88.65 लाख टन अतिरिक्त पोषण युक्त चावल की खरीद कर ली है। प्रथम चरणों में PM पोषण और ICDS योजनाओं के अंतर्गत अब सभी आंगनबाड़ियों में और सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए फोर्टिफाइड राइस की आपूर्ति की जाएगी। प्रतिवर्ष लगभग 2,700 करोड़ रुपया खर्च आएगा और कुल मिलाकर 4,270 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आने का अनुमान है, जो सारे का सारा खर्च भारत सरकार ही करेगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन के मार्च 2023 तक विस्तार को मंजूरी दी है। इसमें 2,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन के तहत 10,000 अटल टिंकरिंग लैब, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर और 50 अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस के माध्यम से 200 स्टार्टअप को सहायता दी जाएगी। देश में नवाचार की संस्कृति और उद्यमिता का माहौल तैयार करेगा। इसे मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने सेबी और वित्तीय नियामक आयोग मंगोलिया के बीच MOU पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। समझौता प्रतिभूति कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सूचना साझाकरण ढांचे को मजबूत करने में योगदान देगा और एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। और कैबिनेट के फैसले पर हम विस्तार से बात करेंगे अपने संवाददाता रविंदर श्योरान के साथ। रविंद्र, अटल इनोवेशन मिशन के विस्तार के अलावा कई और अहम फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ खास रहा कैबिनेट मीटिंग में? दीक्षा नमस्कार। देखिए, 4 महत्वपूर्ण फैसले जो है कल कैबिनेट की बैठक हुई थी वीरवार को, उसमें ले गए थे, जिनकी घोषणा आज केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की है। ये जो 4 फैसले लिए गए थे, इनमें सबसे अहम जो फैसला है कि जो चावल है उसको पोषण युक्त चावल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात सरकार कर रही है, कि जो स्कूल्स हैं या जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं जिनके माध्यम से जो छोटे बच्चे हैं, खासतौर पर उन इलाकों में जहां पर माल न्यूट्रिशन की बड़ी दिक्कत है, यानी कुपोषण की बड़ी तकलीफें रहती हैं, बहुत समस्या है, उनसे और खासतौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनको पोषण नहीं मिलता है तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ता है। तो उन कुपोषित इलाकों में खासतौर पर जो प्रभावित इलाके हैं, और उसके अलावा देश भर में जहां जहां पर मिड डे मील की स्कीम चल रही है पूरे देश में, और आंगनबाड़ी के माध्यम से उन बच्चों को वो चावल प्रदान करने की योजना है जो सरकार PDS के माध्यम से या इन दूसरे तरीकों के माध्यम से देती है। इसमें क्या है कि जो सामान्य जो चावल होता है उसको फोर्टिफाइड बनाया जाता है, जिसमें कि मिनरल्स, आयरन, विटामिन B1, विटामिन B12 इनको मिलाया जाता है, जिससे कि जो चावल है उसकी गुणवत्ता और बढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा पौष्टिक हो जाता है। जिससे अगर बच्चा इन चावलों को खाता है या कोई भी व्यक्ति अगर इनको खाता है और दूसरे साथ में सब्जी, दाल, अंडे या उनकी कहीं कमी रह जाती है, तो इससे वो कमी पूरी होने की संभावना रहती है। इसलिए इन चावलों का जो है वो फोर्टिफाइड चावल अब से दिए जाएंगे मिड डे मील से लेकर और जितने भी स्कीम्स हैं उसमें। सरकार ने पोषण स्कीम एक लागू की थी, जिसमें कोशिश की गई थी कि जो मिड डे मील पहले की जो मिड डे मील थी उसमें और ज्यादा पौष्टिक आहार हो, और अब ये जो फोर्टिफाइड चावल है ये पूर्ण रूप से जो पुराने चावल थे उसको रिप्लेस करेंगे और फोर्टिफाइड चावल के माध्यम से ज्यादा पौष्टिकता उनके भोजन में रहेगी, जिससे कि
माल न्यूट्रिशन का जो खतरा, देखिए देश भर में एक सर्वे के अनुसार करीब 33 लाख ऐसे बच्चे थे जो माल न्यूट्रिशन के शिकार थे। अब सरकार कोशिश कर रही है कि उनकी संख्या लगातार घटे। पिछले 5-6 साल में जो सरकार की कोशिश रही है उससे लगातार वो ग्राफ गिरा है। मतलब सरकार की कुल मिलाकर कोशिश ये है कि न्यूट्रिशन पर सरकार का अधिक ध्यान है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों को भारत में निवेश का आमंत्रण दिया है। दोनों देशों की कंपनियों के साथ बैठक में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में निवेश करने वाली ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों का अपनी इकाइयों पर 100% स्वामित्व होगा और वे अपनी प्रौद्योगिकी और कारोबारी गोपनीयता को कायम रख सकेंगी। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास के लिए करार किया है। इसके अलावा दोनों देश कौशल विकास, शिक्षा, सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि दोनों देश मिलकर 5G दूरसंचार प्रणाली के विकास पर भी काम कर सकते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। बांध के संबंध में निगरानी समिति राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के सभी कार्यों और शक्तियों का उस समय तक निर्वहन करेगी जब तक कि बांध सुरक्षा कानून 2021 के तहत नियमित राष्ट्रीय प्राधिकरण काम नहीं करने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि पुनर्गठित निगरानी समिति मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा से जुड़े सभी लंबित मामलों पर फैसला करेगी और नए सिरे से सुरक्षा समीक्षा करेगी। समिति का गठन सर्वोच्च अदालत ने ही पहले किया था। न्यायालय ने कहा कि मौजूदा निगरानी समिति को मजबूत बनाने के लिए 2 तकनीकी विशेषज्ञ सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें एक सदस्य केरल और तमिलनाडु से होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत समिति को सभी प्रकार की सहायता मुहैया कराए जिससे समिति अपने कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। वहीं आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक समीक्षा बैठक में प्रमुख नीतिगत दर रेपो में लगातार 11वीं बार कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 4% के निचले स्तर पर कायम रखा है। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार 22 मई 2020 को रेपो दरों में बदलाव किया था। नीतिगत दर यथावत रहने का मतलब है कि बैंक कर्ज की मासिक किस्त में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के अनुमान को घटा दिया है, जबकि मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति को काबू में रखने के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को बरकरार रखने के लिए केंद्रीय बैंक अपने नरम रुख में थोड़ा बदलाव करेगा। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने रिवर्स रेपो दर को भी 3.35% पर यथावत रखा है। वहीं एमपीसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7.2% कर दिया है। फरवरी की मौद्रिक समीक्षा बैठक में एमपीसी ने आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान जताया था। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति के 5.7% के स्तर पर रहने की संभावना जताई है। पहले इसके 4.5% पर रहने का अनुमान लगाया गया था। The Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th April, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided unanimously to remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. आप सुन रहे थे आरबीआई के गवर्नर को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में कुल कर संग्रह बीते वित्त वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 27.07 लाख करोड़ रुपए रहा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल से कुल संग्रह बढ़ा है। कर संग्रह अप्रैल 2021 से मार्च 2022 में 27.07 लाख करोड़ रुपए, जबकि बजट में अनुमान 22.17 लाख करोड़ रुपए का था। प्रत्यक्ष कर संग्रह इस दौरान 49% उछलकर 14.10 लाख करोड़ रुपए रहा, जो बजट अनुमान से 3.02 लाख करोड़ रुपए अधिक है। प्रत्यक्ष कर के तहत व्यक्तिगत आयकर और कंपनी कर आता है। उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क समेत अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2021 और 2022 में 30% बढ़कर 12.90 लाख करोड़ रुपए रहा, जो बजट अनुमान से 1.88 लाख करोड़ रुपए अधिक है।
बजट में अप्रत्यक्ष कर संग्रह 11.02 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था। कर जीडीपी अनुपात बीते वित्त वर्ष में उछलकर 11.7% पर पहुंच गया, जो 2020-21 में 10.3% था। ये 1999 के बाद सर्वाधिक है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार और डालेंगे नजर पाकिस्तान में जारी सियासी संकट पर। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। This was Prime Minister Dioba's first visit abroad. What do you think was the significance of this visit? He came here with the intention of resetting ties. It has revived India's diverse development partnership with Nepal. India is now world's fastest growing economy. Our neighbors should take advantage of that. It's a win-win partnership. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में देवी माता के 51 शक्तिपीठों के परिक्रमा उत्सव का हिस्सा बनने का अनुरोध किया है। प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक अंबाजी मंदिर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। करीब 1200 साल पुराने इस मंदिर का निर्माण श्वेत संगमरमर से किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर प्रदेशों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहले 3 करोड़ 23 लाख घरों में पानी का कनेक्शन था, जो बढ़कर 9 करोड़ 35 लाख से ज्यादा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरजेडी नेता शरद यादव से मुलाकात की। इस दौरान शरद यादव ने उनसे फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने की गुजारिश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का जायजा लिया। अधिकारियों ने मॉडल के जरिए उन्हें आयुष विश्वविद्यालय के बारे में पूरी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड 1064 ऐप लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से लोग सीधे शिकायत दर्ज कर पाएंगे, जिस पर कार्यवाही की जाएगी। सरकारी कार्यालय में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 10,000 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए। साथ ही आयुष्मान भारत योजना, वृद्धावस्था पेंशन, पीपीपी के माध्यम से राशन कार्ड बनाने जैसी योजनाएं जनता को समर्पित की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नारायणपुर में 127 करोड़ रुपए की लागत से 101 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने अबूझमाड़ क्षेत्र के 500 किसानों को मसाती पट्टे भी वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से हुई मौत के लिए मुआवजे के दावों की औचक जांच के लिए महाराष्ट्र, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में 3 सदस्यों के दल भेजे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 24 मार्च के उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत ये किया गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के नेता भादु शेख की हत्या की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। याचिका में दावा किया गया था कि यह मामला बोगतुई गांव में हुई घटना से जुड़ी हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को दोनों मामलों की जांच करने का निर्देश दिया। सीबीआई बोगतुई गांव में हुई घटना की रिपोर्ट पहले ही कोर्ट को सौंप चुकी है। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। इस दौरान सुप्रिया सूले ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विरोध जारी रहा।
राजस्थान के करौली में 2 अप्रैल को हुई हिंसा मामले की जांच का जिम्मा गृह विभाग के शासन सचिव कैलाश मीणा को सौंपा गया। वो 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे। वहीं करौली में कर्फ्यू 10 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ढील दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में कोविड के बाद इस साल पर्यटकों की आमद बढ़ी है। कश्मीर के डल झील को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है। और अब रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। ओडिशा के चांदीपुर अपटीय क्षेत्र में एकीकृत परीक्षण रेंज के सॉलिड फ्यूल डक्टैट रैमजेट बूस्टर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने कहा कि SFDR आधारित प्रणोदन मिसाइल को सुपरसोनिक गति से काफी अधिक दूरी पर हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम बनाता है। परीक्षण के दौरान जटिल मिसाइल प्रणाली में शामिल सभी महत्वपूर्ण घटकों ने विश्वसनीय प्रदर्शन किया और मिशन के सभी उद्देश्य पूरे कर लिए गए। ITR द्वारा तैनात टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टेक्निक प्रणाली जैसे कई उपकरणों द्वारा जुटाए गए डेटा से प्रणाली के सटीक प्रदर्शन की पुष्टि हुई। पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने मुंबई हमलों के मुख्य साजिशकर्ता और जमानत उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े 2 और मामलों में सजा सुनाई है। आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने 32 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 3,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। हाफिज सईद मुंबई में साल 2008 के आतंकी हमले में वांछित हैं, जिसमें 161 लोग मारे गए थे। हाफिज सईद को पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस्लामाबाद में संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की। इसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे विदेशी साजिश की जांच के लिए पूर्व सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में जांच आयोग बनाने का फैसला लिया गया। अदालत के फैसले के बाद इमरान खान को कल संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराने के लिए 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे सदन का सत्र बुलाएं। इस बीच पाकिस्तान में विपक्ष ने नई सरकार के गठन के लिए शुरुआती बातचीत पूरी कर ली है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल करने का आदेश दिया है। संसद भंग करने और चुनाव कराने के प्रधानमंत्री के कदम को असंवैधानिक बताया गया था। नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने 3 अप्रैल को खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने के कुछ और देर के बाद राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री खान की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। श्रीलंका मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्रपति से देश में जरूरी दवाओं की किल्लत दूर करने के लिए जल्द कदम उठाने की मांग की है। संगठन के मुताबिक इस समय श्रीलंका में जरूरी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति बहुत कम होने से सिर्फ आपातकालीन सर्जरी ही की जा रही है। उधर गंभीर विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत से मिली $50 करोड़ की ऋण सुविधा तेजी से खत्म हो रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अप्रैल के अंत तक उसके पास डीजल खरीद के लिए विदेशी मुद्रा भी नहीं रह जाएगी। खाद्य उत्पादों, गैस, तेल और अन्य जरूरी चीजों की किल्लत और भारी बिजली कटौती से जूझ रहे श्रीलंका में इस समय लोग सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे हैं। श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी SJB ने कहा कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे आर्थिक संकट को दूर करने के लिए कदम उठाने में विफल रहे हैं तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। यूक्रेन के उत्तरी शहर से पीछे हटने के दौरान रूसी सैनिक अपने पीछे बर्बादी का मंजर छोड़ते गए। रूसी सैनिकों ने इमारतों को नुकसान पहुंचाया, सड़कों पर क्षतिग्रस्त कारें बिखरी थी और आम लोग भोजन और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की कमी से जूझ रहे थे। शहर की सड़कें क्षतिग्रस्त इमारतों से अटी पड़ी हैं, जिनकी छतें या दीवारें गायब हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने रात्रिकालीन संबोधन में कहा कि बुचा की भयावहता केवल शुरुआत हो सकती थी। इस बीच यूक्रेन ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में नागरिकों को निकालने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एक रेलवे स्टेशन पर रॉकेट हमले में 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। दोनेत्स्क क्षेत्र के शहर क्रामाटोर्स्क में शुक्रवार को यह हमला हुआ।
ऑस्ट्रेलिया से 20 बुशमास्टर बख्तरबंद वाहनों में से पहला वाहन यूक्रेन के लिए रवाना हो गया है। एक सप्ताह पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया के निर्मित इन 4 पहिया वाहनों के लिए खास तौर से अनुरोध किया था। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि 4 बुशमास्टर ले जाने में सक्षम बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर परिवहन विमान यूरोप के लिए पूर्वी तटीय शहर ब्रिस्बेन से रवाना हुए। इन 20 बुशमास्टर्स की कीमत $3.7 करोड़ है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को $8.7 करोड़ की सैन्य और मानवीय सहायता देने का वादा किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित किए जाने के पक्ष में मतदान हुआ। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने सुरक्षा परिषद में रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर किए जाने की मांग उठाई थी। 193 सदस्यों में से 93 ने रूस को परिषद से बाहर करने के पक्ष में, जबकि 24 ने विरोध में वोट किया। भारत समेत 58 देश तटस्थ रहे। यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्यवाही और रूसी सैनिकों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के बाद महासभा की आपात बैठक हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस के हटने के बाद उसके बाहरी इलाके बूचा में सैकड़ों शव और सामूहिक कब्रें मिली थी। क्या आप जानते हैं कि अब रोबोट भी स्पर्श को महसूस कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, और वो भी इंसानों की तरह। अगर आपको यकीन नहीं तो आप खुद ही इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं ऐसी ही कुछ तस्वीरों के साथ, जहां रोबोट बिल्कुल इंसान की तरह महसूस कर रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए सनसद टीवी के साथ। कोरोना ने हमें सिखाए कई सबक, लेकिन पटरी पर फिर